गुड मॉर्निंग साथियों, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। जी हाँ, मैं एडवोकेट प्रभाकर सर आप लोगों के लिए लगातार क्लासेस लेके आ रहा हूँ और लगातार की तरह आज हमारा जो इंग्लिश का ऑलराउंडर क्लास नंबर 6 है। जी हाँ, अगर हमारे कुछ ऐसे साथी छूट गए हों जो कि पिछले क्लासेज को नहीं अटेंड किए हैं तो वो प्लीज़ हमारे चैनल पर जाएं और उन क्लासों को डाउनलोड कर सकते हैं। जी हाँ, आप लोग क्लास अगर तुरंत नहीं देख पा रहे हैं तो आप डाउनलोड कर लीजिए। जी हाँ, आप लोग जब डाउनलोड कर लेंगे तो उसको चाहे जब आप देख सकते हैं। और एक चीज़ और साथियों ध्यान दीजिएगा, नोट्स ज़रूर बनाइएगा क्योंकि हम इसमें वर्ड मीनिंग तो बैकअप, आप जब भी नोट्स बनाइए ध्यान दीजिएगा एक बैकअप की अलग से कॉपी बनाइए। किसकी साथियों? बैकअप की अलग से जब आप कॉपी बना लेंगे तो उसमें जो भी वर्ड मीनिंग है डायरेक्ट उसमें नोट किया करिए। और बाकी ग्रामर यानी लैंग्वेज की कॉपी जो बना रहे हैं, ग्रामर की जो नोट्स बनाए हैं उसमें आप रूल नंबर ऐसे करके लिखते जाइएगा। जैसे हमने आज एक नियम पढ़ाया तो वो रोल नंबर 1 हो जाएगा, दूसरा तीसरा ऐसे क्रम बाय क्रम आप लिखते चलिए और नोट्स ज़रूर बनाइएगा साथियों, ठीक है। और अगर हमारा क्लास छूट रहा है तो आप डाउनलोड कर लीजिए क्लास को और उसके बाद में आप देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं टेंस वॉइस नरेशन, सेंटेक्स ट्रांसफॉर्मेशन, सिंथेसिस, फिगर ऑफ स्पीच, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, आर्टिकल, पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे ये सारे जो है हम ऑलराउंडर बना दिए हैं। यानी कि पहली बात तो कोई भी स्टूडेंट हो, किसी भी क्लास का हो, तो उसके लिए बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि मैं टीजीटी का है ये कि पीजीटी का है या पेट का है। ये सभी बच्चे अगर क्लास 6 4 5 कोई भी बच्चा हो, 4 का हो, 5 का हो, 6 7 8 कोई भी किसी भी क्लास का और किसी भी बोर्ड का, चाहे इंग्लिश मीडियम का हो चाहे हिंदी मीडियम का हो, ठीक है, सभी के लिए हमने ये क्लास बनाया है। तो चलिए देर किस बात की है, पेन उठा लीजिए और कॉपी निकाल लीजिए और शुरुआत करते हैं अपने क्वेश्चन की। तो जी हाँ भैया, अरे ये कौन सा पेन उठा लिया आपने, इसमें स्याही ही नहीं है, देखिए चेक करिए ज़रा। देखिए ऐसा पेन उठाइए जो कि बिल्कुल हाँ स्याही वाला हो, ठीक है। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कहता है। हमारा पहला क्वेश्चन का खूब देखिए, क्वेश्चन को खूब प्यार से पढ़िए, आराम से पढ़िए, हाँ अब लेट ना जाइए, आराम से, है ना, मतलब कि खूब एकदम धैर्य रख के अर्थ आना चाहिए ना वाक्य का। कह रहा है कि यूज द अप्रोप्रिएट आर्टिकल, ठीक है, ए एन द सा, यानी यहाँ पे कह रहा है आयशा, थोड़ा सा यहाँ पे मिस स्पेल्ट है, आयशा वन आइड मैन व्हेन आई वाज वॉकिंग ऑन द रोड। अर्थात जब मैं सड़क पर टहल रहा था यानी सड़क पर जा रहा था तो मैंने एक वन आइड मैन को देखा। अब यहाँ पे देखिए ये गैप है, यहीं पे हमको भरना है क्या, आर्टिकल बोला है तो यहाँ पे ए भरा जाएगा साथियों, या तो एन भरा जाएगा या तो फिर द भरा जाएगा। ये तीन ही आर्टिकल होते हैं और इन तीनों में से कोई एक भरा जाएगा। तो मैं आपको बता दूं यह एसएससी का बिल्कुल टॉप का क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है, एसएससी का मोस्ट इम्पॉर्टेंट, और इसमें अच्छे अच्छे लोग धोखा खा गए थे। लेकिन साथियों आप लोग धोखा मत खाइए। चलिए बताइए यहाँ पे क्या भरा जाएगा, कौन सा आर्टिकल भरा जाएगा। अब अगर देखा जाए ओ को, तो ये हमारा वावेल आ रहा है ना, ए ई आई ओ यू। लेकिन हमने आपको पढ़ाया भी है, कई बार बताया भी है कि हमें साउंड देखना है, यानी कि इसका प्रोनंसिएशन देखना है कि इसका प्रोनंसिएशन क्या आ रहा है। इसका वन अगर आप पढ़ेंगे तो वन पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, वह निकल रहा है और वह जो है कंसोनेंट है न कि वावेल है, इसलिए यहाँ पे भरा जाना चाहिए अ, यानी ए। क्या भरा जाना चाहिए, ए भरा जाना चाहिए। तो चलिए हम ऑप्शन की ओर बढ़ते हैं। जी हाँ, देखिए यहाँ पे ए आया हुआ है तो ए आपका एकदम सही है, एन आपका एकदम गलत है। और नीचे भी ऑप्शन होंगे, देखते हैं नीचे क्या ऑप्शन है, द है, और नो आर्टिकल नीडेड, यानी कोई भी आर्टिकल नहीं है। तो यहाँ पे द भी गलत है और ये तो गलत ही है। तो इस प्रकार से आपने देखा कि आपका ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। 2 क्या करा है, विच वर्ड इज द डिटर्मिनर इन द सेंटेंस विल इट टेक मच टाइम।
आपका वाक्य ये है कि विल इट टेक मच टाइम। अब यहाँ पे आपको डिटरमिनर खोजना है। क्या खोजना है? डिटरमिनर। तो पहले तो आप देखिए, विल आप जानते हैं कि विल क्या है? वर्ब है, ठीक है। इट इट क्या है? प्रोनाउन है। और टेक ये भी वर्ब है। और ये जो मच है, ध्यान से देखिए, मच आपका यही डिटरमिनर्स होगा। क्या होगा? यही डिटरमिनर्स होगा। और मच ही आपका ऑप्शन भी होना चाहिए। देखते हैं, ये विल टेक ये तो दोनों गए, विल भी नहीं होगा साथियों, टेक भी नहीं होगा, है ना। मैंने आपको पहले ही बता दिया। ये देखिए मच आ गया ना, मच है। जी हाँ, तो यानी आपका मच इज द राइट आंसर। नोट कर लीजिए, मच ही होगा, बाकी ये टाइम भी नहीं होगा। इस प्रकार से आपने देखा, आपका एकदम सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि द फ्रेंच रेफर्स टू। द फ्रेंच, देखिए पहली बात तो फ्रेंच की अगर बात करें, केवल फ्रेंच की, अगर हम फ्रेंच की बात करें तो फ्रेंच क्या है? एक लैंग्वेज है। क्या है साथियों? लैंग्वेज है। लैंग्वेज का मतलब आप समझ रहे होंगे, भाषा। क्या होती है? एक भाषा है। क्या है ये? एक भाषा है। जैसे आपका भाषा हो गया, आपका इंग्लिश हो गया, हिंदी हो गया, यानी जो भाषा बोली जा रही है, क्या की जा रही है? बोली जा रही है। तो अब यहाँ पे फ्रेंच, तो आप एक नोट बना लीजिए, लिख लीजिए, रूल लिख लीजिए, क्या कि अगर, अब पूरा लिख पाना मुश्किल होगा, आप लोग लिखते, मैं बोल रहा हूँ लिखते भी जाइएगा। अगर किसी भी अगर किसी भी भाषा यानी लैंग्वेज, किसी भी भाषा के पहले के पहले यदि यदि द का प्रयोग मिले, द का प्रयोग, जगह नहीं मिल पा रही साथियों, आगे लिख लीजिए, द का प्रयोग मिले तो वहाँ तो उसे उस देश के लोगों का बोध होता है। अर्थात अगर ये द फ्रेंच हो गया, फ्रेंच माने होता है फ्रांस की भाषा, है ना, फ्रांस होता है कि नहीं होता है, तो अब यहाँ पे द फ्रेंच लग गया, अर्थात फ्रांस के लोग, यानी कहाँ के लोग? फ्रांस के लोग। जैसे मान लीजिए इंग्लिश है, सपोज दैट करिए इंग्लिश, तो इंग्लिश माने क्या होता है? अंग्रेजी होता है ना, अंग्रेजी, है ना। लेकिन अगर द इंग्लिश लग गया साथियों, तो ये हो जाएगा इंग्लैंड के लोग। क्या हो जाएगा? इंग्लैंड के लोग। ठीक है, इस प्रकार से। तो चलिए ऑप्शन की ओर बढ़ते हैं। तो द फ्रेंच का मतलब क्या यहाँ पे होता है? देखिए दो ऑप्शन दिख रहे हैं। द फ्रेंच पीपल, जी हाँ, आपका ऑप्शन एकदम सही गया। जैसा कि आपने देखा, द रखते ही वहाँ के लोगों के लिए बोध हो जाता है। तो इस प्रकार से आप देख रहे होंगे, आपका आंसर यही सही है। फिर दूसरा ऑप्शन भी देख लीजिए, क्या करा है? द फ्रेंच लैंग्वेज। तो अगर फ्रेंच लैंग्वेज होता, अगर यहाँ पे द न होता तो, ठीक है। चलिए दूसरा तीसरा ऑप्शन देख लेते हैं, चौथा भी, द फ्रेंच मैनर। तो मैनर का कोई सवाल ही नहीं है, वहाँ का व्यवहार स्वभाव। द फ्रेंच सोसाइटी, इसका भी कोई मतलब नहीं है। तो इस प्रकार से आपने जो नियम देखा, उस हिसाब से वही होना चाहिए पहला। चलिए दूसरा क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स कैन बी यूज एज अ वर्ब। अब यहाँ पे वर्ब के रूप में कौन सा वर्ड यूज किया जा सकता है? हमें वर्ब बनाना है साथियों। तो देखते हैं, इसमें कुछ वर्ड दिए हैं, तो पहले आप इनके मीनिंग मालूम होने चाहिए। मिस्टर, तो आप लोग देखते होंगे मिस्टर को ऐसे भी लिखा जाता है, इस प्रकार से। तो आप समझ गए होंगे कि मिस्टर माने क्या है। मिस्टर माने श्रीमान। क्या हो गया साथियों? श्रीमान हो गया। तो ये क्या वर्ब है? श्रीमान प्रभाकर सर, श्रीमान रसगुल्ला प्रसाद, श्रीमान बर्फी प्रसाद, है ना। तो श्रीमान तो वर्ब नहीं होगा। इस प्रकार से आपका ये ऑप्शन एकदम गलत है, ये ऑप्शन एकदम गलत। मास्टर, अब देखिए मास्टर का मतलब क्या होता है, तो याद रखिएगा मास्टर के कई मीनिंग्स होते हैं। तो आप नोट कर लीजिए, देखिए मास्टर के मीनिंग पहले तो लिख लीजिए, मालिक। कई मीनिंग है, बैकअप वाली कॉपी में नोट करिए साथियों। मास्टर माने मालिक,
मास्टर माने अध्यापक, अध्यापक, ठीक है। मास्टर माने पंडित, मास्टर माने पंडित, और मास्टर का मतलब होता है अधिकार, अधिकार पाना, प्राप्त करना मैं लिखना चाह रहा था, जगह नहीं है, समझ जाइए, अधिकार प्राप्त करना। तो ये मीनिंग हो गया। अब इसमें से वर्ब की बात हो रही है, तो मालिक तो वर्ब होता नहीं, अध्यापक भी वर्ब नहीं होता, पंडित भी वर्ब नहीं होता, लेकिन अधिकार प्राप्त करना ये वर्ब है। और हमारा ये मास्टर क्या हो गया, मास्टर वर्ब भी होता है साथियों, और कहीं कहीं पे आप देखेंगे तो नाउन भी होता है, लेकिन अधिकतर नाउन ही प्रयोग होता है, वर्ब ही कभी कभी आता है। लेकिन उसने कहा कि जो निम्नलिखित एग्जाम्पल दिए हैं उसमें आपका वर्ब क्या है, तो वर्ब मास्टर ही है। देख लेता हूं, और ऑप्शन मिस्ट्रेस, मिस्ट्रेस तो होगा नहीं, तो चलिए मिस्ट्रेस की बात कर लिया जाए। तो मिस्ट्रेस के मीनिंग भी नोट कर लीजिए साथियों। पहली मीनिंग तो आप नोट कर लीजिए, उपपत्नी, उपपत्नी। अब पत्नी तो सब जानते हैं भैया कि पत्नी होता है, लेकिन ये उपपत्नी क्या, जैसे प्रधानाचार्य उप प्रधानाचार्य, वैसे क्या पत्नी उपपत्नी है ना, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति। तो भैया जी राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति अलग बात हो गई, उसकी मीनिंग अलग हो गई, लेकिन अब हम इसको एकदम शुद्ध बातों में अगर कहें तो उपपत्नी का मतलब ऐसी पत्नी जो कि लिव इन रिलेशनशिप में हो। किसमें हो साथियों, जी हाँ, लिव इन रिलेशनशिप, शादी न हुआ हो लेकिन वो एज पत्नी यानी कि पत्नी की तरह रह रही हो, तो उसे बोलते हैं उपपत्नी। या और अच्छे शब्दों में क्या कहें, इसको समझ जाइए आप लोग, इसको बोला जाता है साथियों रखैल। क्या बोला जाता है, रखैल बोला जाता है। तो इस प्रकार से आपने देखा कि मिस्ट्रेस जो है वह भी वर्ब नहीं है, वह भी वर्ब क्या है, वह भी वर्ब नहीं है। और मास्टरी, तो मास्टरी का मतलब भी जो है अधिकार होता है। क्या होता है साथियों, अधिकार होता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी ये वर्ब नहीं है, तो आपने देखा कि मास्टर ही आपका सही वर्ब होगा, इससे वर्ब बनता है, ठीक है, क्योंकि इसका मतलब अधिकार प्राप्त करना होता है। क्या होता है, अधिकार प्राप्त करना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, लगता है क्वेश्चन बड़ा है। इन दिस क्वेश्चन आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव्स चूज द, ये डायरेक्शन है साथियों, वन वर्ड कैन सब्स्टिट्यूटेड फॉर द गिवन वर्ड्स या सेंटेंस। हाँ, ये वन वर्ड का क्वेश्चन आ गया साथियों। तो क्वेश्चन पे देखते हैं, फोकस ए, यहाँ से क्वेश्चन है। क्वेश्चन कर रहा है कि स्टडी ऑफ द इंट्रैक्शन ऑफ पीपल विथ दियर इन्वायरमेंट। तो यहाँ पे देखिए इन्वायरमेंट आ गया, तो याद रखिएगा साथियों कि जब भी कभी इन्वायरमेंट शब्द आए तो वहाँ पे इको से रिलेटेड शब्द खोजिएगा। किससे, इको से। इको का मतलब ही पर्यावरण से संबंधित होता है। किससे, पर्यावरण से, याद रखिएगा। तो इन्वायरमेंट से स्टडी की बात है, तो देखते हैं इकोलॉजी। ये देखिए पहले ही आपको इको मिल गया, तो इकोलॉजी का मतलब ही हो जाएगा पर्यावरण से संबंधित, पर्यावरण अध्ययन, ठीक है, पर्यावरण अध्ययन हो गया। क्या हो गया, पर्यावरण अध्ययन हो गया। साइकोलॉजी आप जानते ही हैं, ठीक है, तो साइकोलॉजी यहाँ होगा नहीं। फिर क्या है, फिलॉसफी दर्शन शास्त्र, ये भी नहीं होगा। जियोग्राफी भूगोल जानते ही हैं। तो इस प्रकार से आपने देखा इकोलॉजी इज द राइट आंसर। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या करा कि द बॉय, एक लड़का है, किल्ड द स्पाइडर, उसने मकड़ी को मार डाला। तो यहाँ पे ये पूछ रहा है साथियों कि क्या ये एक्टिव वॉइस है कि पैसिव वॉइस है, यह कैसा है, एक्टिव वॉइस है कि पैसिव वॉइस है। तो द बॉय किल्ड द, अब यहाँ पे देखिए पहली बात पैसिव में बाय का भी प्रयोग होता है, तो यहाँ पे बाय है भी नहीं, तो इसका मतलब ये एक्टिव वॉइस है। क्या है, ये एक्टिव वॉइस है। तो इस प्रकार से ये जो सेंटेंस दिया गया है कैसा, एक्टिव वॉइस है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, तो हमारा अगला क्वेश्चन फिर वही एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस का है। सी
ओपेंड द डोर, यानी कि उसने दरवाजा खोला। तो यहाँ पे भी देख रहे होंगे बाय का प्रयोग नहीं है, तो इसका मतलब ये भी पैसिव वॉइस नहीं है। तो फिर ये है क्या, ये आपका एक्टिव वॉइस है, यानी करते वॉच। इस प्रकार से आपका आंसर ए एकदम सही जा रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, हमारा अगला क्वेश्चन कर रहा है कि आइडेंटिफाई द प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। जी हाँ, वर्ब फॉर्म, इसके वर्ब फॉर्म को हमें देखना है कि कौन सा वर्ब फॉर्म लगेगा। तो आप जानते हो साथियों कि इसमें जो है वर्ब का जो फॉर्म लगता है, अब यहाँ पे देखना है, वाक्य तो दिया है सैम हैज नॉट बीन राइटिंग इन हर डायरी। तो अगर वर्ब की बात करें तो यहाँ पे देखिए हैज भी है और यहाँ राइटिंग भी है ना, अर्थात ये दोनों जिसमें हों वही हमारा क्या हो जाएगा, वही हमारा हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो चलिए ऑप्शन की ओर देखते हैं, हमारा ऑप्शन क्या कर रहा है। इसमें साथियों केवल दिया है हैज नॉट बीन, यानी हैज तो दिया है लेकिन वर्ब में जो आईएनजी लगेगा वो नहीं है। ठीक है, क्योंकि यहाँ जब दो वर्ब दिए हैं तो दोनों वर्ब को हमें सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो इस प्रकार से आपका ऑप्शन ये अधूरा है। यहाँ पे केवल हैज आया है, वर्ब में आईएनजी नहीं आया, तो इस प्रकार से ये भी अधूरा है। तो हम अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ रहे हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, हैज क्या कर रहा है साथियों, हैज कह रहा है ना। तो हैज तो है लेकिन बीन नहीं, ओ सॉरी, वर्ब में आईएनजी नहीं है, तो इस प्रकार से ये भी गलत। अब इसमें देखिए हैज भी है और राइटिंग भी है, अर्थात ये भी है ये भी, दोनों वर्ब आ गए। तो इस प्रकार से यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पीपीसी। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन समझ में आ रहा है ना साथियों। अगर अगर आपको समझ में नहीं है तो हमारा वीडियो पॉज कर लीजिए, नोट कर लीजिए, उसके बाद आप देख लीजिएगा। क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स का, द टीचर आस्क्ड हर स्टूडेंट्स, यानी कि टीचर ने अपने स्टूडेंट्स से पूछा क्या, कि टू डू दियर, कि तुम करो क्या, अपने, क्या अपना करना है। अब आप बात कर रहे हैं एक टीचर हैं और एक स्टूडेंट, तो टीचर और स्टूडेंट के बीच में जो वर्क होगा, जो काम करने की बात होगी, क्या वह होमवर्क करने की बात की जाएगी, कि हाउस वर्क, है ना, कि होम ड्यूटी, कि हाउस जॉब। आप बताइए एक टीचर क्या देते हैं बच्चों को करने के लिए। जो टीचर दो वर्क दिया जाता है साथियों कॉपी में, एक होता है क्लास वर्क, क्या होता है, एक क्लास वर्क होता है, और एक होता है HW, क्या होता है, HW। अब इसका आप फुल फॉर्म देखिए तो यहाँ पे दो फुल फॉर्म आ रहे हैं, एक होगा होमवर्क, एक होगा हाउस वर्क। तो जैसा कि आप समझ गए होंगे कि हाउस वर्क नहीं दिया जाता, होमवर्क बोला जाता है। क्या बोला जाता है, होमवर्क। तो इस प्रकार से आपका ऑप्शन ए एकदम सही है, होमवर्क ही होगा। हाउस वर्क नहीं बोला जाता कि लो बच्चों आओ हाउस वर्क ले लो, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है पांचवा, यहाँ पे कह रहा है कि आई है, आई के बाद खाली स्थान है, टीवी यस्टरडे इवनिंग, अर्थात मैंने कल शाम को टीवी देखा। अब यहाँ पे वर्ब देखिए, वर्ब है लुक्ड, माने ये भी, इसके माने भी देखा हो गया, लुक्ड का मतलब भी देखा हो गया। और यहाँ पे वाच्ड है, वाच्ड माने भी देखा हो गया। यहाँ विव्ड भी है, इसके माने भी देखा हो गया। लेकिन साथियों अब यहाँ पे जब तीनों ऑप्शन हैं तो लेकिन टीवी देखने की बात हो रही है, तो टीवी के साथ ऑलवेज आप हमेशा वॉच्ड लगाएंगे, क्या लगाएंगे, वॉच्ड लगाएंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा आई वॉच्ड टीवी, क्या हो जाएगा, आई वॉच्ड टीवी हो जाएगा। ठीक है, लुक्ड नहीं लगाया जाता, ना तो विप्ड लगाया जाता है, क्योंकि आप टीवी देख रहे हैं, तो इसके लिए हमेशा वॉच का ही प्रयोग किया जाएगा। तो बी ऑप्शन आपका एकदम सही था। चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। कह रहा है कि आई वांट न्यू फोन। अब यहाँ पे आर्टिकल ही आ गया, क्या ए भरा जाएगा, कि एन लिखा जाएगा, कि द लिखा जाएगा, बताइए। आई वांट एन न्यू फोन होगा, कि आई वांट द न्यू फोन होगा, कि आई वांट अ न्यू फोन होगा। तो जैसा कि
एन तो लगेगा नहीं क्योंकि यहाँ न्यू न की शुरुआत हो रही है, और द होगा नहीं, तो इस प्रकार से अ फोन होता है, एक नया फ़ोन मुझे चाहिए। ठीक है, तो ए का प्रयोग आपका एकदम सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सी इज नर्स इन हॉस्पिटल। फिर देखिए यहाँ एन की शुरुआत हो गई तो एन लगेगा नहीं, इसके माने यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। सी इज अ नर्स इन हॉस्पिटल, तो ए ऑप्शन एकदम सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, द मैन फाउंड एग। अब आप तो समझ गए होंगे यहाँ एग आया है, तो एग के लिए तो सर्वदा हमेशा से जीवन पर्यंत से पिछले जन्मों से आयन लगाते आ रहे हैं। जी हाँ, पूर्व जन्मों से ही आयन लग रहा है, तो इसलिए एग के पास में आयन लग जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। ऑप्शन देखने की ज़रूरत ही नहीं है, आप लोग खुद देख के क्वेश्चन देख के लगा रहे हैं। बिल्कुल ऐसा कॉन्फिडेंस ही चाहिए परीक्षा में कि आपको ऑप्शन की ज़रूरत ही न पड़े, क्वेश्चन देखे कि भनाक से लगा दीजिए, ठोक दीजिए। आई रीड इंटरेस्टिंग बुक यस्टरडे, ऑप्शन देखने की ज़रूरत ही नहीं है साथियों। इंटरेस्टिंग, यहाँ पे आप जब बोल रहे हैं तो साउंड इंटरेस्टिंग निकल रहा है, और जबकि जानते हैं ई क्या है, स्वर है। ई क्या है, अस्वर है, और जब स्वर है तो वहाँ पे आप जानते हैं ना क्या लगा देंगे, आयन लगा देंगे। क्या लगा देंगे, आयन लगा देंगे। तो इस प्रकार से ऑप्शन देखने की कतई ज़रूरत नहीं है, आयन इंटरेस्टिंग बुक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आयन इंटरेस्टिंग बुक। तो आई थिंक साथियों यहीं से हमारा क्वेश्चन द एंड हो गया। तो खैर कोई बात नहीं, फिर हम अगले सेशन में और ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन लेके आएंगे साथियों। तो चलिए यहीं से हमारा ये क्लास भी समाप्त हो रहा है। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस चैनल को देखने के लिए। ठीक है, अगर हम आपको थोड़ा सा भी ज्ञान दे पा रहे हों तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्लास को, और शेयर कर दीजिएगा, और आप सब्सक्राइब तो कर ही चुके होंगे तो अपने अन्य दोस्तों से भी सब्सक्राइब करवा लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए इसी शब्दों के साथ मैं अलविदा ले रहा हूँ। जय हिंद, जय भारत।